जी, मैंने ये पूछना था, ये जो एक्स एक्स एथिस्ट है, जो क्लेम करते हैं आजकल और राइट विंग प्रोपेगेंडा प्रोपेगेट कर रहे हम्म। हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उनकी मेंटालिटी क्या सेल्फ हेट्रेड से आती है? क्या है, मुझे मतलब समझ नहीं आती कि वो इस तरह क्यों सोचते हैं, या सिर्फ वो राइट विंग के पैसे कमाने के लिए उधर से इस तरह की बातें करते हैं? राइट विंग के पैसे कमाने के लिए ही करते हैं ज्यादातर। और अच्छा, हम ये मतलब नहीं कह सकते कि सेल्फ हेट्रेड नहीं होगी। आमतौर पे जब इंसान चीजों को केयरफुली नहीं देखता ना, तो वो सेल्फ हेट्रेड का शिकार हो जाता है। तो इसलिए सिर्फ बात सिंपल नहीं होती हमेशा, लेयर्स होती हैं रियलिटी की हमेशा। ठीक, ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ और सिर्फ सेल्फ हेट्रेड ही वजह हो सकती है, या सिर्फ और सिर्फ पैसे ही वजह हो सकते हैं। कई बार जब इंसान पैसे कमाना चाहता होता है तो वो जानबूझ के गलत चीज को भी सही मान लेता है। और कई बार जब वो नफरत कमाने के लिए होता है, तो तब नफरत में होता है तो तब भी वो गलत बात को सही मान लेता है। तो दोनों चीजों की आमेजिश होती है ना। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो हकीकत होती है ना, उसमें कोई नुआंस होती है हमेशा। वो नुआंस्ड होती है, उसमें बारीकियां होती हैं जो कि इंसान को उसके लिए कुछ देखना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है। तो इसलिए आमतौर पे जो नज़रियात हैं, उनमें जितने भी आप दुनिया में देख लें जो कि इंसानियत के भले की बात करते हैं, उनमें काफ़ी नुआंस चीज़ें होती हैं जिन्हें समझने की ज़रूरत होती है। मगर दूसरी तरफ से अगर आप राइट विंग का, जॉर्डन पीटरसन का, बेन शपीरो का, ठीक है, या डेविड वुड का नज़रिया देखें, तो वो बड़ा सिंपल है। ये मेरी एक, मैं ना आपको एक, मैं चंद दिन पहले एक बैठा बात सोच रहा था, और मेरे ऊपर एक बड़ी बड़ी एक अजीब बात खुली। तो अच्छा हो गया कि आपने मुझे मेरे से बात की है, तो मेरे जहन में दोबारा आ गई। सारे लोग इस बात को बड़े गौर से सुने। फर्ज करें कि एक शख्स है, उसका कोई प्यारा है, और उसे कैंसर हो जाए बहुत ज़्यादा, और उसके इलाज पे करोड़ों रुपया लगना है, अपना घर बार सब बेचना पड़ेगा। तो क्या होता है, अगर एक आदमी के 6 बच्चे होंगे ना, उनमें से एक को कैंसर हो जाएगा, तो वो उस बच्चे से प्यार करता है और उसने मर जाना है अगर इलाज ना हुआ, तो अपनी जायदाद नहीं बेचेगा। क्यों? क्योंकि उसने ये भी देखना है कि बाकी के तो जिंदा बचेंगे ना। तो वो रैशनली सोचेगा। मगर नफरत जो होती है ना, नफरत नफरत का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि इंसान उसे अंडर एस्टिमेट करता है, रैशनली नहीं सोचता नफरत के बारे में। किसी से नफरत करनी है ना, तो मैं जाते जाते गाली दे के चला जाऊंगा। मैं सोचूंगा मेरा क्या बिगड़ेगा, चला जाऊंगा। ठीक है, सोशल मीडिया पे हेटफुल कमेंट लिख दूंगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। मगर मसला ये होता है कि मोहब्बत आप करते हैं अपनों के लिए, नफ़रत आप करते हैं दूसरों के लिए। क्योंकि ये बात याद रखिएगा कि आपके अपनों का भला करने के लिए आपको मोहब्बत चाहिए, मगर दूसरों का भला करने के लिए और दुनिया के बुरे लोगों का भला करने के लिए आपके दिल में नफ़रत होनी चाहिए। किसी ऐसे हुक्मरान को इलेक्ट करने के लिए जो कि अपना फ़ायदा करेगा और लोगों से नफरत करता है। आपके अंदर नफरत होगी तो आप ऐसे शख्स को इलेक्ट कर सकते हैं। दुनिया में कोई भी डिक्टेटर, कोई फैशिस्ट, कोई गलत आदमी नफरत के बगैर इलेक्ट नहीं हो सकता। क्योंकि एक सिंपल सी बात है कि कोई हिटलर जैसे या मोसलिनी जैसे फैशिस्ट को, जिसके दिल में समझ बूझ, मोहब्बत, अकलमंदी होगी, वो कभी भी इलेक्ट नहीं कराएगा। क्यों नहीं कराएगा? क्योंकि वो रैशनल होकर सोच रहा है ना। वो थोड़ी ये सोचेगा। अब एक सिंपल बात है, एक बड़ी बड़ी आम सी मिसाल होती है, ठीक है जी, कि आप किसी के दोस्त हैं तो आप ऑटोमेटिकली किसी और के दुश्मन हैं। अब ये बहुत ही इरेशनल बात है। आप, मुझे एक चीज नहीं पसंद, एक शख्स नहीं पसंद, तो वो दुनिया का भला भी कर रहा हो तो वो बुराई मुझे लगेगा। ये एक बड़ी इरेशनल बात है, ये नफरत के बगैर नहीं हो सकती। ठीक है, नफरत दिल में होगी तो तब आप इस बात को त्यागेंगे। तो आमतौर पर जब भी इंसान नफरत उसको होती है ना, तो वो उसमें अंधा हो जाता है और वो फैसले गलत कर देता है, वो चीज़ों को केयरफुली सोचना बंद कर। तो नफरत ये करती है। दूसरी तरफ मोहब्बत ये है कि मोहब्बत बहुत शदीद भी हो तो इंसान की रैशनैलिटी उस तरह से नहीं जाती जैसे नफरत से जाती है। जैसे मैंने आपके सामने मिसाल दे दिया कि किसी का बच्चा मर रहा हो ना, और तब भी उसे पता हो कि यार मेरे बाकी बच्चों का क्या बनेगा अगर ये तो चांस कम है, तो इंसान तब भी क्या करता है, अकल से सोच लेता है। मगर दूसरी तरफ नफरत हो तो इंसान कभी भी अकल से नहीं सोच पाता। उसकी वजह यही है कि इंसान के अंदर नफरत का जो मादा है, वो चीज़ों को बहुत ख़राब कर देता है। ठीक है, समझ गए बात? ये बात है सारी। अ, बिल्कुल। मैं ना पहले कुछ कहना कि कुछ वीक्स तक ये सोचता था कि मैं समझ नहीं पाता था कि बंदे ने इतना, चलो क्लेम ही करता हो कि मैंने इतना पढ़ा हुआ है और लोगों ने इतने लोगों से बातें भी की हो, आपने
रैशनलिस्ट लोगों को भी सुना हो, फिर भी आपकी सोच ऐसे कैसी हो सकती? मुझे ये लगता था कि ये सिर्फ पैसे के लिए मतलब प्रिटेंड करता है कि मैं इस तरह हेट कर रहा हूँ और राइट विंग की तरफ जा रहा है, मुझे ये लगता था पहले। लेकिन फिर मैंने वो कुछ पुरानी वीडियोस वगैरह भी देखी, जिसमें आपको पता ही है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वो किसी कुम्हार कह रहा था, किसी मतलब रेशियल स्लर्स भी बोल रहा था, हाँ हाँ, ठीक है। वो तो लिटरली ऐसी बातें करते, औरतों के बारे में इंतहाई, वो कालिदासी के बारे एग्जैक्टली में मैं मना करता रहता था कि यार उसको औरत है, उसके बारे में गलत लफ्ज ना बोल, जानबूझ के बोलता था। वो ठीक है, मैंने 100 वो बार उसे अब कहा ना बोला कर, और मजे की बात ये है, इवन भाई दो के आई मुताबिक। फुली आई हम्म। फुली क्या नाम है डिसएग्री विद राजा। वो राजे को भी इतनी इतनी बुरी बातें कर रहा था, मतलब उसके रंग पे, उसकी रात पे, इस तरह की चीजें जो कि मुझे, इवन दो आई डिसएग्री विद हिम, फिर भी मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था कि यार यार मतलब चले राजा तो, को भी इंस्टाग्राम के फिल्टर लगाने से खा देते हैं, वो भी अच्छा लगने लग जाएगा। हाँ, लेकिन ये क्या है कि कहना कि वो तेरा जितनी रंग काला है चमक तो तू खूबसूरती कभी भी नजर आती प्यारा है नहीं ना हो सोशल सकता। मीडिया पे, जो सोशल हम्म। मीडिया पे खूबसूरती नजर आती है, उसे आप ये ना समझें कि वो है। नहीं नहीं नहीं, मैं हाँ, मुझे समझ लग गई आप क्या कह रहे हैं, मैं और वैसे ही दूसरी कह बात रहा है हूँ फिर। कि जो आदमी हम्म। ये समझे ना कि वो मेरी शक्ल बड़ी सोहनी है, वो यार बेवकूफ आदमी होता है वो। ठीक है। हाँ। हाँ, मतलब इंटेलेक्चुअल लेवल पे आप तो किसी का शक्ल बहुत पॉइंट इस सोहनी तरह हो तो कर इंसान रहे फिर हो। वाकई को कामयाब एक्टर हो ना, नाकाम थोड़ी हो। ठीक है। हाँ, सही, बात। सही बात। हाँ, मैं यही कह रहा था, फिर जब मैंने वो पुरानी कुछ वीडियोस देखी तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मेरी अजम्पशन गलत थी, ये वाकई ही कोई कोई रैशनल नहीं, को पढ़ा लिखा भाई नहीं है, बड़ी ये शुरू बार से ही मना ऐसा था। किया, बहुत बार, 100 बार मना किया है। ठीक है। मैंने तो इसको एक एक बार मना किया जब भी इसने कोई गलत बात की है, क्योंकि मैं ना तो खुद करता हूँ गलत बात। ठीक है। और मेरे आसपास ऐसे लोग होते भी नहीं हैं जिनको जो गलत बात करते हैं, और मैं मना करता हूँ, इसीलिए मैं बुरा बनता हूँ ना फिर, उनको मैं सीधा बोल देता हम्म। हूँ कि भाई ये गलत बात है। ठीक है। और और साथ जस्टिफिकेशन ये है कि वो कॉमेडी ऐसे ही होती है, पॉलिटिकली करेक्ट ना हो भाई। वो अगर कॉमेडी अगर उसको तुम आती की तरह है, दो वो चुटकुले कॉपी मारे स्टेज बेचारे को ड्रामा मार कॉपी मार के करने की हो कोशिश गए करता है। हाँ, वो इधर मैं उधर ये से कह रहा भालू था चुटकुले मार कि लेता है। लेट से अगर असल असल जिसका मजाक नहीं आता। हाँ, जिसका नाम लेके तुम मजाक कर रहे हो किसी का, लेट से वो किसी को कुम्हार कह रहा है, अगर तुम खुद कुम्हार हो फिर तुम ये कॉमेडी करोगे? ठीक है, तो मतलब आप पंच डाउन करके किसी की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, किसी एक कम्युनिटी का नाम लेके या उसके रंग यार का जब मजाक बंदा उड़ा एक के। ब्लैकमेलर है तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? चलें छोड़ें हाँ दफा करें, बस, काफी मुंह गंदा कर हाँ लिया बस इसका। मैंने यही बात करनी थी कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया, आज मैंने वो पुरानी वीडियोस देखी है, तो वो जो एक भरम थोड़ा सा रह गया था ना कि नहीं यार ये जानबूझ के ऐसा कर रहा है, वो भी उतर गया। वो भाई मैंने उसे रोक के रखा होता था, 100 जगहों पे ऐसी फजूल बातें कर रहा होता था जहां पे मैं मना करता था। ठीक है। हम्म। इसका तो इमेज बचा के रखा है बड़ा अरसा मैंने, मेरे से हटके एकदम जलील नहीं हो गया, देखा नहीं आप? क्योंकि मैं सही इसे बात, हर जगह समझा देता था यार ये बात ना कर भाई, ये गलत है। सही बात। और चले दूसरी बात ये है कि आप मतलब मैं मीनिंग ऑफ लाइफ पे ये है कि अगर अब्सर्ड अगर फिलोसॉफिकल बोले तो मैं इस चीज पे वाकई बिलीव करता हूँ कि अब्सर्ड लाइफ अब्सर्ड है, जो आप मीनिंग इसका निकालेंगे वही है। कोई कोई एब्सोल्यूट मीनिंग किसी ने आपको, मतलब आप ये नहीं कह सकते तुम्हारा मीनिंग मुझसे बेहतर है या मेरा तुमसे कम है, ये इस पहले तरह पहले मेरे इस ख्याल पे से बात जो करते हैं ना, मुझे बताएं मीनिंग का मतलब क्या है? के मीनिंग का मतलब, लाइफ के मीनिंग का मतलब कि हम इधर क्यों आए हैं और हमने लाइफ क्यों कैसे जीनी है, व्हाई चले एंड मैं व्हाट। आपको एक बात आई थिंक बताता हूँ, एक जगह एक सिंबल लिख दें, दो लकीरें लगाएं, उनको आपस में जोड़ दें, तो उसका कोई मीनिंग होगा? उसका मीनिंग जो लोगों ने डिसाइड किया वही होगा। तो आपने मेरे फिर वो बात का खुद ही जवाब दे दिया ना, कि नहीं जिंदगी नहीं, का मैं तो इस चीज मीनिंग। पे बिलीव करता हूँ, जो आप मानते हैं वही मीनिंग होता है। हाँ वो बात ठीक है, मेरा यही जवाब। सवाल और था, मैं वो पूछने लगा था आपसे, सवाल सवाल मेरा पूछे आगे पूछे। था। सवाल मेरा ये था कि जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि कुछ बायोलॉजिस्ट का है कि लाइफ का मीनिंग एवोल्यूशन ने जो डिफाइन किया वो ये है कि आप अपना सीड आगे बढ़ाएं। और मतलब लेट्स से प्लांट्स की बात कर लेते हैं, तो प्लांट्स का मीनिंग क्या है? इसी तरह कोई चूंटियों की बात कर ले या फ्लाइज की बात कर, उनका तो मीनिंग यही है कि रिप्रोड्यूस करना है और मर जाना है। और उनकी लाइफ स्पैन भी कुछ इंसेक्ट्स का इतना कम होता है, कुछ दिन का या कुछ घंटों का। तो क्या इंसान का मीनिंग भी फिर रिप्रोड्यूस करना ही है? नहीं, असल में ना, देखें जब इंसान सोचता रहता है ना तो इन चीज़ों का मतलब आहिस्ता आहिस्ता समझ आता रहता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैंने भी रिसेंटली अपने तई समझी हैं। ठीक, उनमें से एक ये है कि जब हम ये कहते हैं कि एवोल्यूशन से लाइफ का मीनिंग, तो क्या ये बात किस लेवल पे है और कैसी? तो देखें एवोल्यूशन किस चीज़ का स्ट्रगल है?
लाइफ जो है ना, लाइफ एवोल्यूशन के खिलाफ खुद स्ट्रगल करती है, एवोल्यूशन के खिलाफ भी करती है और एक्सटिंक्शन के खिलाफ भी करती है। ये बात याद रखें कि आम तौर पे जब इंसान इनसिक्योर होता है ना, तो वो ज्यादा सेल्फिश होता है। समझ रहे हैं बात मेरी? यानी जंग है, खाने पीने को कुछ नहीं मिल रहा, दो लोगों को एक डबर रोटी का पैकेट मिल जाए तो हो सकता है एक दूसरे को मार भी दे, और वही अमन अमान है, मुल्क में आसूदगी है, कोई कमी नहीं है पैसे की, तो क्या होगा? क्या दो लोग ब्रेड के पीस पे लड़ सकते हैं कभी भी? नामुमकिनात में से। प्रोबेबली नॉट। ठीक है, पाकिस्तान में आटे की बोरियां आप ले जाएं और आप बांटने लगें कहीं पे, ठीक है, तो लोग वहां पे धक्कम पेल हो जाएगी, कोई ना कोई जख्मी हो जाएगा। आप इधर अमेरिका में लोग बांट रहे होते हैं चीजें, मगर कभी कोई लड़ाई नहीं होती वहां पे। क्यों नहीं होती यहाँ पे लड़ाई? उसकी एक बड़ी सिंपल बात है कि लोगों को पता है कि मेरा वजूद का, मेरे सर्वाइवल का टोटल दारोमदार जो है ना, वो इस आटे की बोरी या रोटी के टुकड़े पे। समझ गए हैं बात आप मेरी? बड़ी सिंपल बात है ना, कि जानदार भी ना जब उनका पेट भरा हो ना, शेरों का और मगरमच्छों का, तो किसी को कुछ नहीं कहते। तो अब एक बात है कि इंसान को भी जब लगता है ना कि उसने अगले 30-40 साल में मर जाना है, या वो अच्छी जिंदगी नहीं गुजार सकता, तो वो डेफिनेटली बच्चे पैदा करना चाहता है, क्योंकि वो अपने जीन्स को आगे बढ़ाएगा। मगर जब, और ये बात याद रखें कि इंसान की अकल काम करना तब बंद करती है जब वो इनसिक्योर होता है, वो ऑटो पायलट पे आ जाता है। सही है, मगर जब जिंदगी में लोगों की बहुत कुछ होता है ना, और एक शख्स को ये पता है कि बूढ़ा वो होगा, तो उसके बच्चे नहीं भी होंगे तो उसकी जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो फिर बच्चे नहीं पैदा करते। दूसरी बात यह है कि ये बात याद रखें कि औरत की जिंदगी का टोटल मकसद जो इंसान की तारीख में बनाया गया था ना, वो सिर्फ बच्चे पैदा करना था। और जैसे हम कह रहे हैं ना कि इंसान की जिंदगी का क्या मकसद है, तो मसला ये है कि औरत की जिंदगी का मकसद सिर्फ एक ही था। आप बाइबल उठा लें, कुरान उठा लें, दुनिया की कोई तहजीब उठा लें, कोई जगह उठा लें, औरत को यही समझा जाता था कि बच्चे पैदा करती है, और वो करती भी बेचारी सिर्फ यही थी। हर वक्त तो औरतें प्रेग्नेंट रहती थी, और औरत की कोई से नहीं होती थी उसमें। दूसरी बात है कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं, ठीक है, फिर मजहबी तौर पे उनको ये समझाया गया था कि ये, तो आज औरत जब उसका डिसीजन होता है फैमिली मेकिंग में, तो फिर वो कितनी बार तकलीफ ले उसकी। और दूसरी बात है कि हर बच्चा पैदा करने के साथ फाइनेंशियली हिट पड़ती है, तो वो क्या करती हैं, फिर वो बच्चे उतने नहीं पैदा करती। तो इसीलिए आज दुनिया की सारी मॉडर्न कौमों में बच्चे पैदा करने का ज्यादा का रिवाज खत्म हो चुका है, दुनिया में सब जगह ही खत्म हो चुका है, और आने वाले वक्त के साथ और कम हो जाएगा। लोग जितने सिक्योर होते जाएंगे फाइनेंशियली, मेंटली सिक्योर होंगे लोग, उनको फिक्र नहीं होगी अपने सर्वाइवल की, तो वो ये समझेंगे कि उन्हें बच्चे पैदा करने की जरूरत नहीं है। मतलब एक सिंपल बात है कि अगर गवर्नमेंट ने मुझे बूढ़े वक्त में पेंशन देनी है, मेरा मुफ्त इलाज होगा, मेरा लिए घर की प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे कोई अमन अमान कानून का मसला नहीं होगा। जैसे एक सिंपल बात है ना कि इस फर्स्ट वर्ल्ड में तो भाई अगर कोई बूढ़ा कहीं जा रहा है तो उसके साथ कोई उल्टी बात नहीं कर सकता, ठीक है, उसे कोई मार नहीं सकता, उससे कोई चीज छीन के भाग नहीं सकता। क्यों क्राइम होगा तो पुलिस एक्शन लेगी। तो ये सब चीजें सिर्फ यही नहीं है कि मेरा नाम मेरे बच्चे आगे चलाएंगे, बच्चे का ताल्लुक इस बात से भी है कि मुझे बुढ़ापे में मेरी हिफाजत करेगा, ठीक है। फिर दूसरी बात है कि हमारे जैसे मुल्कों में तो 100 मसले और हैं। जैसे एक सिंपल बात है कि आप अपनी बेटियों पोतियों की इज्जत भी नहीं बचा सकेंगे अगर आप बूढ़े हो जाएं तो, ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें हैं औलाद पैदा करने से जो रिलेटेड है, वो इनसिक्योरिटी के साथ जाके असल में मिलती है, ठीक है। और मसला यह है कि जब हम इनसिक्योर होंगे एवोल्यूशनरी तौर पे, तो हम चाहेंगे कि हमारा ट्राइब बड़ा हो, और हमें ये पता है कि हमारे ट्राइब में फिजिकली फिट या ताकतवर सिर्फ वही होंगे जो अपनी जवानी के प्राइम पे होंगे। तो इसलिए हम हमेशा चाहेंगे कि हमारे पास जवान लोग हमेशा मौजूद रहें जो हमें बचाएं, जो हमारी बेटियों को बचाएं, हमारी जायदादों को बचाएं, जो हमारी इज्जत करवाएं। अब एक सिंपल बात है ना कि कहीं पे कोई बूढ़ा होता है, बूढ़ी होती है, उसकी इज्जत उसके बेटों की वजह से हो रही होती है। क्यों? क्योंकि लोग उनसे डरते हैं। तो ये सब कुछ इनसिक्योरिटी और सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। और एक बात याद रखें, ये इंसान क्योंकि लंबी प्लानिंग कर सकता है ना, तो इसलिए उसका दिमाग इस तरह से सोचता है,
और दूसरी बात है कि हम एक कोऑपरेटिव स्पीशीज हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ नत्थी करके इसको आगे ले जाते हैं। तो बेसिकली सर्वाइवल और सिक्योरिटी जो है ना, वो एक बहुत बड़ी वजह है बच्चे पैदा करने की। जब सर्वाइवल और सिक्योरिटी के खतरे बराबर हो जाते हैं ना, जैसे एक सिंपल बात है कि वेस्ट में या डेवलप्ड वर्ल्ड में एक 70 साल का बे औलाद और एक 70 साल का औलाद वाला, दोनों में असल में वो वाला फर्क नहीं है जो कि हमारे मुल्क में होगा, क्योंकि जो बे औलाद भी होगा कानून उसकी हिफाजत कर रहा है, मुल्क उसकी पेंशन दे रहा है, उसका इलाज मुफ्त है, उसने जिंदगी में जो कमाया है वो उसके पास सेव है, वो उसे यूज करके अपना बुढ़ापा अच्छा गुजार, ठीक है। इधर वो लोग ज्यादा बुरे होंगे जो ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं, जो कुछ और मसले हैं जिनके, वो लोग जवानी में भी उससे ज्यादा बुरे होंगे जो कि लोग बुढ़ापे में होते हैं। तो ये इनसिक्योरिटी का मसला है। एवोल्यूशन ने हमारे अंदर ये चीज़ डाली हुई है कि जब हम इनसिक्योर होंगे तो हम अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि इंसान जो है वो एक सोशल स्पीशीज़ है, तो सोशल स्पीशीज़ में सबसे जो बड़ी चीज़ होती है जो आपको सिक्योर करती है वो आपका किन होता है, आपके आसपास के लोग। तो इसलिए आप चाहते हैं कि आपका ट्राइब बड़ा हो, इसलिए आप ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ गए। तो जैसे हमारा लाइफ स्पैन, अगर लेट्स से साइंस से अगर देखा भी जाए तो हमारा बढ़ रहा है लाइफ स्पैन, तो लेट्स से इन फ्यूचर वी हैव 200 और 300 ईयर लाइफ स्पैन, और हेल्थ स्पैन भी ज्यादा हो जाता है। तो इससे फिर ये लगता है कि जो बच्चों की तादाद है वो और कम होती जाएगी वक्त के हो साथ सकता है साथ। लोग बच्चे पैदा ही ना करें। देखें, इंसान जब सिक्योर, मैं कहता हूं अगर बुढ़ापे का इलाज हो जाए ना तो बहुत से लोग कभी भी बच्चे नहीं पैदा करने चाहेंगे, हम्म। क्योंकि फिर हर कोई अपने बच्चों को चैलेंज के तौर पे भी देखेगा, ये भी याद रखना बात। और दुनिया में ना एक सर्कल है जो कि अगर टूट जाए तो बहुत बुरा होगा। जैसे कि एक सिंपल बात है कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे असल में ये चाहते भी होते हैं कि वो मर जाएं, क्योंकि जायदादें और इख्तियार उनको तब मिलता है, खास तौर पे हमारी सोसाइटी में, जहाँ पे बाप आपका सांप बन के बैठा होता है, आप सोच रहे होते हैं कि ये जाए, ठीक है। तो फिर कंपटीशन और वो होना शुरू हो जाता है। तो ये मसले हैं, अगर उम्र बढ़ जाएगी तो सोसाइटी एक ऐसे बुरे तरीके से टूटेगी जो हमने कभी सोचा भी नहीं है। तो हम्म। सारा कुछ उल्ट पुल्ट हो जाएगा फ्यूचर में ना। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि ग्रेजुअली बढ़ेगी तो वो एक इवॉल्व होती जाएगी सोसाइटी। ऐसे नहीं होगा आज 100 साल है तो अचानक 300 साल हो जाएगी, मुझे ये लगता है 120 बिल्कुल होगी ऐसे फिर हो सकता है 140। ना, बिल्कुल ऐसे हो सकता है। हम ये जानते भी नहीं है कि 50 साल की रिसर्च के बाद क्या होगा, हम सोच भी नहीं सकते हैं। मैं आपको ये बात बता दूं कि 1925 में जो इंसान समझता था ना कि साइंस 2025 में इधर पहुंची होगी, वो तो शायद अंदाजा लगा सकता था, मगर मैं आपको गारंटी देता हूं कि हम नहीं लगा सकते कि 2025 में क्या होगा, 2125 में क्या होगा। ठीक है, 100 साल इतनी बड़ी चेंज आ सकती है ना 100 साल में कि बस छोड़ ही दें आप, सब कुछ उल्ट पुल्ट हो सकता है, हर चीज बदल सकती है, हम जिंदगी का कॉन्सेप्ट ही बदल सकता है टोटली। दूसरी बात ये देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए तो दुनिया में ऐसी चीजें हो जाए तो कहाँ पहुंचेगी बातें, ठीक हम्म। है। ये दुनिया बड़े ही अजीब तरीके से बदलेगी जो हमने इमेजिन कभी करके भी नहीं देखा और हम कर भी नहीं सकते हैं। दुनिया इस तरह बदलेगी, क्या पता 100 साल बाद लोग किधर रह रहे हों, स्पेस में रह रहे हों लोग, मार्स पे रह रहे हों लोग, हमने सोचा भी नहीं है कभी कि क्या होगा। कोई ऐसी ऐसी एक डिस्कवरी आज से 25 साल बाद होनी हो या 10 साल बाद होनी हो या 2 से 2 साल बाद होनी हो जो आप और मैं सोच भी नहीं सकते, ठीक है। जैसे अगर आज से 300 साल पीछे चले जाएं तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि बिजली आ जाएगी, और बिजली बिजली के बगैर आप चीजें इमेजिन ही नहीं कर सकते जो हो गई हैं, हम्म। समझ गए आप। तो हम नहीं जानते कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जो आप और मैं आज इमेजिन ही नहीं कर सकते, और वो इतने बड़े लेवल पे चेंज करे सब कुछ कि आप और हम देखते ही रह जाएं, और कभी मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम उस पैराडाइम में ही सोच सकें जो कल को एग्जिस्ट करेगा। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब एक ऐसी चीज है कि जो मैं समझता हूं कि अब हमें नजर आना शुरू हो गया है कि क्या हो सकता है, मगर मैं आपको ये बात बता सकता हूं कि लिटरली अभी भी हम ये नहीं जानते क्या होगा। वो एक बड़ी डिफरेंट स्टोरी, ठीक है। मैं तो बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। जो बंदा ये कहता है ना ये कभी नहीं हो सकता, वो हमेशा ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री प्रूव हुआ है अभी तक। इवन आइंस्टाइन ने कहा था कि हम एटम की पावर को हार्वेस्ट नहीं कर सकते, तो उसके वो तो उसके सामने ही है, अभी जिंदगी के अंदर ही एटम बॉम्ब वो बन तो गया था। लकी था,
वो तो बल्कि नहीं, एटम बम बनने की वजह भी तो वो था ना, हाँ आपको हाँ पता है ना बिल्कुल, लेकिन उसमें उसके कातिल क्या था? 90 उस 1930 में उसका एक बयान था कि क्या नाम है, हम एटम की पावर को हार्वेस्ट नहीं कर सकते। उसका भी नहीं, दो तीन और नोबेल लॉरियट थे, उन्होंने भी ये कहा था। मैंने अभी एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी शायद DW की थी, तो उसमें उन्होंने सारे ये कोट्स दिए हुए थे, क्योंकि उस टाइम तक शायद अभी सिर्फ वो प्रोटॉन के जरिए बम्बार्डमेंट करने की कोशिश कर रहे थे, इस तरह का रीजन था, आई डोंट रिमेम्बर हाँ ना, तो करेक्टली, क्या लेकिन पता कल को मल्टीवर्स ही निकला है भाई। एग्जैक्टली। इंसान को और स्पेस में फैलने की जरूरत ही ना हो, इधर ही दरवाजा खोलें, एक जमीन हो वैसे ही उधर पड़ी हुई बिल्कुल पाक साफ जिस पे जिंदगी ना हो, इधर से उठ के उसमें चले जाएं, जाके उधर रहने लग जाएं, फिर उठें कहीं और चले जाएं, कोई अल्फा प्रोक्सिमा सेंटारी जाने की जरूरत ही नहीं है कभी भी। और चले, स्टूडियो खाली हुई है, चलो मैं लास्ट क्वेश्चन पूछ लेता हूँ फिर मैं हम्म, इजाजत लेता हूँ आपसे। हम्म। क्या ये स्टेट, मेरे ध्यान में कभी तो ना ये ख्याल आता है कि इंसान का जो रैशनल पार्ट ऑफ ब्रेन है उसकी हमेशा एक स्ट्रगल रहती है प्रिमिटिव पार्ट ऑफ ब्रेन से। हाँ, ये तो क्या? मेरी स्कूल है यार। अच्छा, फिर हम लगता है काफी एक तरह के सोचते हैं। मैं भी आपसे काफी इंस्पायर हूँ, आपकी काफी नहीं, बातें तो मेरी भी सोच सबकी मिलती है। स्ट्रगल होती है ना यार। जो इसके बारे में कॉन्शियस होते हैं वो जरा ज्यादा सोचते हैं कि यार ये मेरी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है ना, इसको मुसीबत पड़ी हुई है, ये मेरे दूसरे ब्रेन एग्जैक्टली। सही काम नहीं करने दे रहे इसको, क्योंकि मैं तो ऐसे सही बात। सोचता हूँ हमेशा ही। मैं मैं भी यही सोच रहा था। और दूसरा ये कि जैसे वो मार्क्स कहता था कि हमेशा एक क्लास स्ट्रगल चल रही होती है, इसी तरह मैं सोचता हूँ हर इंसान के अंदर भी ये स्ट्रगल चल रही होती है कि मैं वो प्रिमिटिव पार्ट ऑफ ब्रेन कुछ ऐसे वो जैसे जैसे एक लिजर्ड ब्रेन जिसको कहते हैं, वो कह रहा होता है कि बस तुम खाना खा लो जहां से भी मिल रहा है, या वो कह रहा होता है पार्टनर ढूंढो, ये करो वो करो। लेकिन रैशनल पार्ट ऑफ ब्रेन उसको, लेट से वो कह रहा होता है नहीं, आई हैव सम गोल, मेरी डिलेड ग्रेटिफिकेशन मैंने करनी है, इस तरह की चीजें। तो मुझे ये लगता है कि इंसान की जिंदगी इसी स्ट्रगल में गुजर जाती है। और जो मेरे ख्याल से ज्यादा रैशनल पार्ट ऑफ ब्रेन यूज करता है उसकी देखा जाए तो शायद मेरे ख्याल से थोड़ी क्या उसको कहते हैं, नहीं अच्छी तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से ज्यादा उसकी मीनिंगफुल लाइफ होती है मेरे ख्याल से। मुझे ये लगता है कि एटलीस्ट ही कैन लुक एट थिंग्स एट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, इंस्टेड ऑफ आप जस्ट वही ईट स्लीप रिपीट उसी उसी स्केड्यूल में चलते जाए। तो मेरे ख्याल से फिर वो दुनिया में सबसे एक बड़ा काम जो है ना, वो हम्म अपने दिमाग को कंट्रोल करना है। हम्म जिसने वो कर लिया उसने सब कुछ कर लिया, वो इंसान नाकाम नहीं हो सकता। मुकम्मल वीडियो देखने का शुक्रिया। जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ये चैनल आप लोगों की सपोर्ट से चलता है। आप मजीद सपोर्ट के लिए पेट्रियन या बाय मी अ कॉफी भी इस्तेमाल कर सकते। इन दोनों का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आपकी सपोर्ट मेरा हौसला बढ़ाती है। आपकी सपोर्ट का शुक्रिया।